तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम्स में। तो इससे पहले हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ लिया था और उसमें अनुच्छेद 12, 13, 14 और 15 ये सारे अनुच्छेद हम लोगों ने देख लिए थे। और इसमें शायद अनुच्छेद 15 का अपवाद कराना था, तो आज वहीं से हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो कल हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी थी। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। ओके। हम्म। अनुच्छेद 15 जो था वो पूरा हो गया था, बस उसका अपवाद लिखवाना था। तो इसमें अपवाद लिख लीजिए आप लोग। तो इसमें जो सबसे पहला अपवाद है वो है महिला। दूसरा है बच्चे। तीसरा एससी और चौथा एसटी और पांचवा ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। एससी मतलब अनुसूचित जाति और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। और ये बच्चे और महिलाएं। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि राज्य जो है वो किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 कहता है। लेकिन इस अनुच्छेद के कुछ अपवाद हैं, जैसे कि महिला और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रबंध कर सकता है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। इन सब चीज़ों के लिए राज्य जो है वो कुछ अलग से विशेष प्रबंध कर सकता है और ये आ जाएंगे इसके अपवाद में। इसके बाद लिखिए आप लोग अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? एक काम करिए, एक चीज़ और ऐड कर लीजिए उसमें। यहीं पर एक चीज़ और लिख लीजिए। इसमें कुछ संशोधन भी हुए थे, तो अनुच्छेद 15 से कुछ संशोधन है वो लिख लीजिए। सबसे पहले 93वां संविधान संशोधन। अधिनियम। तो ये संशोधन करके भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। ठीक है। और इसमें ये प्रावधान किया गया शिक्षा संस्थाओं में। शिक्षा संस्थाओं में, चाहे वो निजी या सार्वजनिक हो, यानी कि निजी यानी प्राइवेट और सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट।
तो इसके अंतर्गत कहा गया कि शिक्षा संस्थाओं यानी कि जितनी भी शिक्षा संस्थाएं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में चाहे वो निजी हो यानी चाहे प्राइवेट हो और चाहे सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट हो उन सब संस्थाओं में दुर्बल वर्गों के लिए नामांकन यानी कि एडमिशन में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई संस्था या कॉलेज या यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर जब एडमिशन शुरू होंगे तो वहाँ पर एक विशेष वर्ग जो है यानी कि जो दुर्बल वर्ग है उनके लिए कुछ सीटों का आरक्षण किया जाएगा। यानी कि उन सीटों पर केवल दुर्बल वर्गों को ही एडमिशन दिया जाएगा। ये होता है इसका मतलब। और इसका भी एक अपवाद है यानी कि ऐसी शिक्षण संस्था जहाँ पर इनके लिए यानी कि दुर्बल वर्गों के लिए नामांकन में आरक्षण नहीं होगा। तो वो कौन सा है? तो वो है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था। तो इसका अपवाद यह है कि ऐसी कोई संस्था जो कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए और उनके एजुकेशन के लिए बनाई गई है तो वहाँ पर आर्थिक रूप से दुर्बल लोगों के लिए कोई भी आरक्षण नहीं किया जाएगा। इसके बाद आप लोग लिखिए। तो 2006 में एक कानून बनाया गया उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम। और इसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण लागू किया गया। फिर आगे चल के इसका विरोध भी हुआ और सन 2008 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था। उसका नाम था अशोक कुमार ठाकुर। तो ये जो अशोक कुमार ठाकुर थे इन्होंने इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा अशोक कुमार ठाकुर केस 2008। तो इसमें ये बोला गया कि जो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण है ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। तो न्यायालय ने इसमें ये निर्णय दिया कि जो शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण है शिक्षण संस्थाओं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण है वो मौलिक अधिकारों का विरोधी नहीं है। विरोधी नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? जो आरक्षण लागू किया है संसद ने कानून बनाकर वो मौलिक अधिकारों का विरोधी नहीं है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि नामांकन में आरक्षण किया जा सकता है।
तो नामांकन में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बताया, उचित बताया कि ऐसा किया जाना संभव है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 16। इसमें यह कहा गया है कि राज्य के अधीन नियोजन में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता प्राप्त होगी और उसके साथ उसके धर्म, जात, लिंग, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी सरकारी जॉब या नौकरी या कोई भी उस तरह से प्रबंध किया जाता है तो उस सब में हर एक इंसान को समान दावेदारी मिलेगी, ऐसा हमारा संविधान कहता है। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। ओके। तो अनुच्छेद 16 में यह कहा गया कि लोक नियोजन में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता होगा। यानी कि यदि राज्य के अधीन सरकारी नौकरी में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त होंगे और उनकी जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इन चीज़ों के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरियों में। इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहला अपवाद जो ये है कि संसद जो है वो अगर चाहे तो पहले लिख लीजिए।
तो इसमें कहा गया है कि संसद अगर चाहे तो वो कानून बनाकर निवास अथवा आवास इन दोनों को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दिल्ली पुलिस में नौकरी निकली है, ठीक है, अगर दिल्ली पुलिस में कोई वैकेंसी निकली है, तो ये उस राज्य के लोगों के लिए होगी, ऐसा जो संसद है वो सुनिश्चित कर सकती है और इसको एक योग्यता बना सकती है कि अगर आप वहाँ के निवासी हैं तो ही आप उस नौकरी के लिए योग्य हैं। इसके बाद जो दूसरा अपवाद है वो ये है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए विशेष प्रबंध किया जा सकता है राज्य के नियोजन में। तो अगर सरकारी वैकेंसी निकलती है तो उसमें जो है आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए एक विशेष प्रावधान करके वहाँ पर कुछ सीटों को उनके लिए आरक्षित किया जा सकता है। इसका मतलब ये है। इसके बाद इसका तीसरा अपवाद लिखिए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई धार्मिक संस्था है, ठीक है, धार्मिक संस्थाओं में उस धर्म विशेष के सदस्य को ही सीटें आवंटित या आरक्षित की जा सकती हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई मंदिर है या फिर मस्जिद है, तो अगर मंदिर है तो वहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म से संबंधित व्यक्ति को ही जो वहाँ पर पद होते हैं, यानी कि जो पंडित, प्रीस्ट और जो भी अन्य छोटे छोटे पद होते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म के अनुयायियों को ही सीटें आवंटित की जाएंगी। और अगर मस्जिद है तो वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही सीटें आवंटित की जाएंगी। इसका सीधा सा मतलब ये है। तो धार्मिक संस्थाओं में उस धर्म विशेष के सदस्य के लिए सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, यानी कि उस धर्म से संबंध रखने वाले ही वहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथा है वो ये है।
नागरिकों के किसी पिछड़ी वर्ग के लिए यानी कि पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बाद जो एक चीज़ है वो ये है कि ठीक है, पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है तो आखिर पिछड़ा है कौन? पिछड़ा वर्ग कौन है? तो ये क्वेश्चन है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो पिछड़ा कौन है ये निर्धारित करने के लिए 1953 में एक आयोग बनाया गया था। इसका नाम था सॉरी, एक्चुअली मेरा पेन हैंग हो गया था। तो इसका नाम था प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। 1953 में इसके अध्यक्ष कालेकर। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे कालेकर। कालेकर। और इसीलिए इसे कालेकर आयोग भी कहा जाता है। तो इसने जो पिछड़ा वर्ग निर्धारित करने के लिए जो रिकमेंडेशन दी थी यानी कि जो सुझाव दिए थे उसको सरकार ने नहीं माने और फिर 1989 में 1989 में एक और आयोग का गठन किया गया जिसे बोला जाता है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 1989। और इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। और इसी को बोला जाता है मंडल आयोग। तो इससे पहले जो 1953 में पहला पिछड़ा आयोग बनाया गया था उसके सुझावों को नहीं माना गया और जो 1989 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया तो उसके सुझावों को मान लिया गया था। तो इसके सुझाव थे तो सबसे पहला सुझाव जो था वो ये था कि जाति को पिछड़ा वर्ग का आयोग। एक सेकंड। हेलो। हाँ। 3743 जाति की सूची तैयार की।
जिन्हें पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी में रखा गया। तो जो मंडल आयोग था उसके पहले सुझाव के अनुसार क्या किया गया, इन्होंने बताया कि जाति को पिछड़ा वर्ग का आधार बनाया जा सकता है, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग कौन है इसका आधार जो होगा वो जाति के बेस पे होगा। और इसके लिए उन्होंने 3743 जाति की एक सूची तैयार की और उन सबको उन्होंने ओबीसी की कैटेगरी में रखा। इसके बाद 1990 में क्या हुआ कि इस टाइम पे जब वीपी सिंह की सरकार थी, तो जो वीपी सिंह की सरकार थी तो इस सरकार ने क्या किया, जो मंडल आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षण निर्धारित किया था उसको लागू कर दिया। यानी कि मंडल आयोग के सुझाव के अनुसार ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण लागू किया गया। तो 1990 में ओबीसी के लिए पहली बार 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके बाद अगले साल 1991 में जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, ये जो थे ये प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने क्या किया, जो पहले ओबीसी के लिए 27% आरक्षण था उसको तो रहने दिया और इन्होंने इसमें एक और चीज़ जोड़ दी, वो था ईडब्ल्यूएस, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, और इन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए जो था वो 10% का आरक्षण का प्रावधान किया। तो 1990 में ओबीसी के लिए 27% और अगले साल 1991 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो अब क्या स्थिति थी ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1991, इस टाइम पे एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो इनके लिए आरक्षण का क्या प्रावधान था ये देख लेते हैं। सबसे पहले एससी के लिए जो था वो 15% का प्रावधान था, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 59%। तो इस टाइम तक आरक्षण का जो प्रावधान था वो 59% तक जो सीटें थी उस पर आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ, जब आरक्षण इतना ज़्यादा लागू कर दिया गया, इसके बाद क्या हुआ, इन कानूनों का विरोध होने लगा और काफ़ी लोगों ने उस समय पे आत्मदाह भी कर दिया था। और इसके विरोध में फिर इंदिरा साहनी ने केस किया था और ये केस हुआ था 1992 में। ठीक है ना, थोड़ा सा इस केस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो 1992 में ये वाला केस हुआ था। तो एक्चुअली होता क्या है, जब कोई प्रावधान या कानून लागू किया जाता है और उसका अगर विरोध होता है तो फिर ये जिम्मेदारी न्यायालय की होती है
कि वो इन कानूनों को पुनर्वलोकन करे और अगर कानून सही है तो उसको सही ठहराए और अगर गलत है तो उसको खारिज करने का प्रावधान करे। तो जब ये केस अदालत में पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो ये लोग बोल रहे थे, जो विरोधी दल था वो बोल रहा था कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो जो संविधान में समानता का अधिकार दिया है वो इसके विरोधी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो आरक्षण की व्यवस्था है वो समानता का विरोधी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण की जो व्यवस्था वो समानता का विरोधी नहीं है। और इसके अलावा जो ये भी मांग थी उन लोगों की कि जो ओबीसी का आधार है, यानी कि जो आरक्षण का आधार है उसको जाति बनाया गया है, तो उसको जाति ना बनाकर उसको आर्थिक आधार पर बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो आरक्षण का प्रावधान है उसको जाति को आधार बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जाति को आधार बनाना भी उचित बता दिया। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग इसको पूरा लिखिएगा कि जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है। और ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि भारत में पिछड़ापन मुख्यतः सामाजिक है, ना कि आर्थिक। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी साफ कर दी कि आखिर वो क्यों जाति को आधार बनाया जाना चाहिए ऐसा कह रही है। तो उसने बोला कि जो भारत है वहाँ पर जो ये पिछड़ापन है वो मुख्यतः सामाजिक है, ना कि आर्थिक। इसके बाद जो तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये थी कि जो क्रीमी लेयर के सदस्य हैं, क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है हिंदी अगर देखें तो साधन संपन्न, यानी कि जो आर्थिक रूप से थोड़ी अच्छी कंडीशन में है। क्रीमी लेयर के सदस्यों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप ओबीसी हैं और फॉर एग्जांपल के लिए अगर ओबीसी के लिए निर्धारित किया गया है कि अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए है, ठीक है, अगर इतनी आपकी सालाना आय है तो आपको क्रीमी लेयर माना जाएगा। आप ओबीसी तो हैं लेकिन उसमें आपकी श्रेणी जो होगी वो क्रीमी लेयर होगी। 5 लाख से कम है तो आप फिर जो ओबीसी का सामान्यतः जो आरक्षण मिलता है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपकी जो वार्षिक आय है वो 5 लाख है या उससे अधिक है तो फिर आपको वो सारे लाभ नहीं दिए जाएंगे। तो इसका मतलब होता है क्रीमी लेयर। इसके बाद जो चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण की अधिकतम सीमा है 50% हो सकती है। यानी कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो ये कहना चाह रहा है कि जो यहाँ पर आपने आरक्षण का प्रावधान जो है उसको 59 करके रखा है, ये ये जो मैक्सिमम है वो 59 नहीं बल्कि 50 होना चाहिए। 50 के ऊपर होगा तो वो वैध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था। तो यहाँ पर क्या किया गया, जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया था उसको रद्द कर दिया गया। इसके बाद पांचवी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली वो ये थी, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो एस सी एस टी ओबीसी थे इनको पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करना है या नहीं करना है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब पदोन्नति का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर।
तो पदोन्नति क्या होता है, इसको आप साइड में कहीं पे लिख लीजिए। पदोन्नति का मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी सेवा में हैं, मान लीजिए आप पुलिस में हैं, ठीक है, और आपकी जो अभी जो आपकी पोस्ट है वो है एसआई, ठीक है। अब इसमें यह प्रावधान है कि अगर 10 साल आप एसआई के पोस्ट में रहते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, यानी कि पदोन्नति हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मली इतना होता है। लेकिन अगर आप एससी एसटी हैं तो आपके साथ ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप एससी एसटी सदस्य हैं तो आपको 10 साल की जगह 7 वर्षों में ही आपका जो पद है उसको पदोन्नति दे दी जाएगी। तो इसका मतलब होता है कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद साल 1995 में 77वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन अधिनियम। जब ये संविधान संशोधन हुआ तो इसमें ये प्रावधान किया गया, सबसे पहले तो ये चीज कि अनुच्छेद 16 में 16(4)(a) को जोड़ा गया। अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया और इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, यानी कि जो एससी एसटी के सदस्य हैं, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो हैं उनको पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। तो इसमें क्या किया, एससी और एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। पदोन्नति भी मैंने इसके जस्ट पहले ही आपको समझाया है। पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके बाद क्या हुआ, अब जब ये व्यवस्था की गई तो इसके बाद इसका भी क्या हुआ, विरोध हुआ, ठीक है। और जब इसका विरोध हुआ तो जब ये केस न्यायालय पहुंचा 2006 में, 2006 में एम नागराज केस, यानी कि ये जो मुकदमा था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसमें जो अभी 77 संविधान संशोधन हुआ था और जिसमें अनुच्छेद 16(4)(a) को जोड़ा गया था, उसको क्या किया गया, इस केस के माध्यम से चुनौती दी गई। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रावधान किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो एससी एसटी के लिए प्रावधान किया गया है पदोन्नति में आरक्षण का, वो बिल्कुल उचित है। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो एससी और एसटी के सदस्यों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान जो किया गया है वो बिल्कुल उचित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि जो पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है एससी एसटी के सदस्यों के लिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है और ये बिल्कुल वैलिड चीज़ है। और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण दे दिया। इसके बाद साल 2018 में एक बार फिर से जो था, यहाँ पर 2018 में पदोन्नति में आरक्षण का जो प्रावधान था
इसका विरोध हुआ। यहाँ पर 2018 में एक बार फिर से जो पदोन्नति में आरक्षण था एस सी एस टी के लिए, एस सी और एस टी के लिए, इसका एक बार फिर से विरोध होना शुरू हो गया। और फिर यहाँ पर एक मुकदमा फिर से सुप्रीम कोर्ट में आया 2018 में ही। इसका नाम है जर्नैल जर्नैल सिंह केस 2018। और इसमें ये प्रावधान किया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा, एससी और एसटी को, ठीक है, जो आरक्षण, जो पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, वो उचित है। यानी कि यहाँ पर फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो एस सी एस टी के सदस्यों के लिए पदोन्नति में आरक्षण निर्धारित किया गया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रख दी सुप्रीम कोर्ट ने, वो चीज़ ये कि जब एस सी एस टी के सदस्यों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, तब उसमें क्या होगा, क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। अब ऐसा प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया? तो ऐसा प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया क्योंकि जो एस सी एस टी के सदस्य थे उनको काफ़ी लंबे समय से पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान दिया गया था और उनमें से काफ़ी लोग समृद्ध भी हो चुके थे। तो ये एक तरह से असमानता ना फैलाए, और जो उस वर्ग के असली में वंचित लोग हैं, यानी कि जो एस सी एस टी में जिनको आरक्षण मिल चुका है, अब तो वो साधन संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जिनको आरक्षण नहीं मिला है तो वो क्या रहेंगे, वो पीछे रह जाएंगे। और जिनको आरक्षण मिल गया है वो अगर बार बार आरक्षण लेते रहेंगे वो तो फलते फूलते रहेंगे, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं वो गरीब ही रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने अवसर की समानता को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया कि जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है उनके ऊपर ये सिद्धांत लगा दिया कि अगर वो क्रीमी लेयर हैं, यानी कि जिनको आरक्षण मिल चुका है वो ऑब्वियसली क्रीमी लेयर में आ ही जाएंगे, क्योंकि अगर उनको आरक्षण मिला है और जॉब मिल गई है और वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, जो उनकी जो सालाना आय है वो तो 5 लाख से ज़्यादा ही होगी, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जिनकी आय क्रीमी लेयर के ऊपर है उनको इस श्रेणी में रख दिया कि उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू कर दिया गया एस सी एस टी के लिए भी। 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000। तो इस समय ये संविधान संशोधन किया गया था, और इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 16 4 बी, इसको क्या किया, जोड़ा गया था। अब इसमें क्या प्रावधान था वो ज़रा आप लिख लीजिए, 16 4 बी। इसमें ये बोला गया
ओके। तो यहाँ पर जब अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया, तो इसमें क्या बोला गया है कि यदि किसी आरक्षित श्रेणी के लिए, यहाँ पर लिए लिख दीजिए, यदि किसी आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित की गई सीटें, यानी कि जैसे ओबीसी के लिए 27% सीटें आरक्षित की गई हैं, तो जो 27% सीटें हैं, अगर वो किसी वर्ष नहीं भरी जाती हैं, यानी कि जो 27% सीटें जो हैं वो आरक्षित की गई हैं और इनमें से केवल 20% सीटें ही भरी गई हैं, ठीक है ना? तो जो 7% सीटें उस साल बची हैं, तो वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड की जा सकती हैं। इसका मतलब ये है, तो वो अगले वर्ष तक ले जाई जा सकती हैं और इस प्रक्रिया में 50% आरक्षण के प्रावधान का उल्लंघन किया जा सकता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि जो आरक्षण की अधिकतम सीमा है वो 50% ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसने कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जो 50% आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई है उसका उल्लंघन किया जा सकता है और ये गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। और इसके बाद साल 2003 में 130वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो जब 2003 में 103वां संविधान संशोधन किया गया, तो इसमें संसद ने यह प्रावधान किया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 10% सीटों को आरक्षित किया जाएगा और इस कारण से क्या हुआ कि एक बार फिर से जो आरक्षण की सीमा थी 50%, वो बढ़कर हो गई कि 65%। तो इसमें थोड़ा लिख लीजिए आप लोग। इसमें क्या किया गया, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटों को आरक्षित किया गया। ईडब्ल्यूएस का मतलब लिख लीजिए आप, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। तो अभी हम जितना भी आरक्षण की बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए है, क्योंकि अनुच्छेद 16 क्या करता है। तो अब 2003 में आरक्षण की स्थिति क्या हो गई थी। - 2003 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी क्या स्थिति थी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो एससी और एसटी थे, इनके लिए जितना प्रावधान किया गया था वो बना रहा और इसके बाद जो ओबीसी था उसका भी वही रहा और ईडब्ल्यूएस के लिए जो निर्धारित किया गया था 10%, तो यहाँ पर वो चीज़ जो थी वो ऐड कर दी गई। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 59%। एससी का 15%, इसका 7.5% और इसका 27%, टोटल मिलाकर हो गए 59%। तो अब 2003 के समय पे क्या हुआ, जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको 59 कर दिया गया था। और यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए आप लोग कि 130वें संविधान संशोधन में ही दो चीज़ें जोड़ी गई। अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6). तो ये 15(6) क्या कहता है और 16(6) क्या कहता है। तो जो 15(6) है इसमें शिक्षा में आरक्षण की बात कही गई है और जो 16(6) है उसमें सेवा यानी कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कहता है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 15(6) की, तो इसमें आप लोग दो लाइन लिख लीजिए।
तो अनुच्छेद 15(6) में ये कहा गया कि जो ईडब्ल्यूएस हैं, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसके सदस्यों के लिए निजी यानी प्राइवेट कॉलेज, सार्वजनिक यानी सरकारी कॉलेज एवं संस्थाएं, यहाँ पर 10 सीटें आरक्षित होंगी, सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए। इसके बाद अनुच्छेद 16(6) देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 16(6) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 16(6) इसमें यह कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस के लिए राज्य के अधीन यानी कि सरकारी रोजगारों में 10% सीटें जो होंगी वो आरक्षित होंगी। सेम चीज़ है, बस यहाँ पर सरकारी नौकरी में है और यहाँ पर शिक्षा में है। तो अब देख लेते हैं कि आखिर ईडब्ल्यूएस क्या है। ईडब्ल्यूएस कौन है? यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ये समूह क्या है, ये देखते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले इसका जो प्रावधान था वो किया गया था 130वें संविधान संशोधन अधिनियम, साल था 2019। ठीक है। तो जो तो 2019 में एक संविधान संशोधन किया गया और जिसमें ये निर्धारित किया गया, इसमें 2 पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लागू किया गया, है ना। ये वही चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं कि लागू कैसे किया गया है, एक तीसरे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और इसमें जो है ईडब्ल्यूएस कौन होंगे, तो इसके लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि इनकी जो वार्षिक आय है, यानी कि सकल परिवार आय, वो 8 लाख से कम होना चाहिए। यानी कि इनकी जो सालाना आय है वो 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। तो इसमें ये निर्धारित कर दिया गया कि ईडब्ल्यूएस में कौन लोग आएंगे। ठीक है। और अब देखिए कि ईडब्ल्यूएस कौन नहीं है। क्योंकि 8 लाख रुपए से कम आय तो बहुत से लोगों की होगी, लेकिन उसके लिए कुछ और शर्तें भी रखी गई हैं कि यदि आपके पास 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, 5 एकड़ कृषि भूमि है, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा दूसरा किया गया ये कि अगर आपके पास 1000 वर्ग फीट 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक का मकान है, तो भी आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। इसके बाद तीसरा प्रावधान जो था वो ये है कि अगर आपका अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में
100 गज का प्लॉट है तो भी आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। इसके बाद चौथा है, यदि गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 गज का आवासीय प्लॉट है तो भी आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में कौन आएंगे? वे लोग जिनकी सालाना आय जो है वो 8 लाख रुपए से कम है। आप चाहे किसी भी जात किसी भी समुदाय से हों, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होगी। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कौन लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो उसके अंतर्गत ये 4 प्रावधान हैं जो मैंने आपको बताए हैं। पहला चीज़ ये है कि अगर आपके पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि है तो आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा दूसरा बताया मैंने, 1000 वर्ग फीट का अगर आपके पास मकान है तो भी आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं आएंगे, चाहे वो मकान आपका ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो। इसके अलावा अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज का प्लॉट हो। अगर आपके पास अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज का प्लॉट है तो भी आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। और उसके बाद आखिरी बताया मैंने आपको, अगर आप गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 गज का आवासीय प्लॉट के मालिक हैं तो भी आप जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो ये था अनुच्छेद 16 और आरक्षण से संबंधित कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझने में आसानी हुई होगी और अन्य दिनों की अपेक्षा आज थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आज हम लोगों ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी डिस्कस किए हैं। तो आगे भी हम लोग ऐसे ही केसेस बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।